रेजोनेंस वैसे आप स्टडी करते हो बहुत चैप्टर्स में, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने 11th में पढ़ी थी रेजोनेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप स्टडी करते हो रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस होती क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस। तो सबसे पहले आपको यही समझने की जरूरत है। तो आप लिख सकते हो व्हाट इज रेजोनेंस। व्हेन ऑल द नोन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड cannot be explained by a single structure but by a combination of different structures, then the actual structure of the compound is the average called resonance hybrid of those structures and the phenomenon is called resonance. So when all the known properties of a compound cannot be explained by a single structure but by a combination of different structures, then the actual structure of the compound is the average called resonance hybrid of those structures and this phenomenon is known as resonance. तो रेजोनेंस समझने के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है बेंजीन की। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत साल डिस्कशन चलती रही कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है। फिर अल्टीमेटली कैक्यूल ने ये वाली स्ट्रक्चर प्रपोज की, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स एट ऑल्टरनेट पोजीशंस। इसको कहते हो आप कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ट्रू माने कि यही है बेंजीन की स्ट्रक्चर, तो क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा हो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ट्रू माने तो यहां पर आप देख सकते हो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब पहले एक छोटा बॉन्ड फिर एक लॉन्गर बॉन्ड, फिर डबल है तो फिर एक छोटा, फिर सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा, फिर डबल है तो छोटा बॉन्ड, फिर सिंगल है तो बड़ा बॉन्ड आ गया। तो बेंजीन की ऐसे डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो इसमें एक बात हुई कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स, एक छोटे बॉन्ड्स और एक बड़े बॉन्ड्स। दूसरी बात आप देख सकते हो यहां पर ये वाला बॉन्ड एंगल जो है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा होगा। 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ्स होंगी, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स होंगे और इसके साथ साथ अगर मैं किन्हीं भी 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स को सब्सटीट्यूट करूं उनके ऊपर कोई और, क्योंकि बेंजीन है C6H6, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है जिसको जस्ट शो नहीं किया बॉन्ड लाइन नोटेशन में। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं कोई भी ग्रुप लगा दूं, जैसे इससे मैंने हेलोजन लगा दिए, तो 2 केसेस बन सकते हैं। यहां पर देखो आप कि जिन 2 कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगाए हैं उनमें एक छोटा सा बॉन्ड है और यहां पर जिन 2 कार्बन के साथ 2 हेलोजन्स लगे होंगे उनमें एक लॉन्गर बॉन्ड है। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया है ना। यहां पर छोटे बॉन्ड वाली दोनों कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हैं और यहां पर बड़े बॉन्ड वाली 2 कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, दीज टू आर आइसोमर्स। आपने स्टडी किया हुआ है आइसोमर्स किनको कहते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहां पर प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया, यहां पर छोटे बॉन्ड लेंथ है, यहां पर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है। तो अब अगर बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर को हम ट्रू माने तो देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स and 2 isomers if we substitute the 2 neighboring carbon atoms। तो इस तरीके से ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी। पर जब
एक्चुअली बेंजीन की स्ट्रक्चर स्टडी की गई बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, जिसको आप +2 के सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ते हो, आप सेकंड चैप्टर है वो, उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक आपने पढ़ा होगा, ब्रैग्स लॉ, उससे आप बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसी होती है सिचुएशन? बिल्कुल हर एक बॉन्ड लेंथ होती है बराबर, हर एक बॉन्ड एंगल होता है बराबर, ऐसी शेप होती है बेंजीन की। तो अगर हर एक बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल बराबर है तो यहां पर 2 हैलोजन लगाओ, चाहे 2 हैलोजन यहां पर लगाओ, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। तो ये है एक्चुअल बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो क्या है इसकी नोन प्रॉपर्टीज? ऑल द 6 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, all the bond angles are same, and only one isomer is obtained when we substitute 2 neighboring carbon atoms. तो these 3 are known properties of benzene. तो ये इसकी हेल्प से तो एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि इसके मुताबिक तो 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ्स बनती हैं, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स बनते हैं। तो इसके साथ हमारी आधी डेफिनेशन हो गई कि when all the known properties of a compound cannot be explained by a single structure. अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे? यहां पर है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर है सिंगल बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होता है वीक होता है, इसको हम इजीली इधर उधर भेज सकते हैं। तो मान लो कि ये वाला पाई बॉन्ड चला जाए इधर, आगे मूव कर गया। अगर आगे मूव किया तो क्या सिचुएशन बनेगी? यहां पे आ जाएगा 2 एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले ही अटैच्ड है, जो शो नहीं करी हुई, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकती। तो 4 बॉन्ड तो इसके ऑलरेडी बने हुए, एक सिंगल ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड्स विद दिस कार्बन। 4 बॉन्ड पहले बने हैं, ऊपर से आया 5वां बॉन्ड, 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकती। तो फिर क्या होगा कि जो इस कार्बन का वीक बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। और इस कार्बन के अब 5 बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड ये नहीं बना सकती, तो इसका जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे यहां पे हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो इस तरह से पाई बॉन्ड्स पूरे ट्रांसफर होते जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉमन फैन, जो सीलिंग फैन होता है उसके 3 पर होते हैं। तो अगर फैन स्टॉप हो तो उसके तीनों पर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं पूरे पूरे। तो अगर हम उस फैन को चला दें, स्विच ऑन कर दें, तो पर इतनी तेजी से घूमते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक पर की लोकेशन कौन सी है। तो इसलिए ये सिचुएशन बनेगी। अब हमें एवरेज अपीयरेंस कैसी होगी? यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है सिंगल बॉन्ड, तो डबल और सिंगल की एवरेज 1.5, यानी कि डॉटेड लाइन से। यहां पर सिंगल, यहां पर डबल, मतलब पूरी की पूरी रिंग में ही एक डॉटेड सर्कल बन जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अब दो कार्बन, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिल्कुल बराबर, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, बॉन्ड लेंथ बराबर है, बॉन्ड एंगल बराबर है। तो अब इस बेंजीन के किन्हीं भी 2 नेबरिंग कार्बन के ऊपर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक ही आइसोमर बनेगा। All bond lengths are equal, all bond angles are equal, and only one isomer is obtained. तो अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकती है, जिसको आप कहोगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दिस वाज रेजोनेंस। तो इसके बाद आपको स्टडी करना है कि ये रेजोनेंस कब होगी, कैसे होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट, तो उसमें रेजोनेंस की बात करी थी अभी तक। तो रेजोनेंस थी क्या? तो रेजोनेंस में आपने स्टडी किया था, जो मैंने जैसे पंखे की एक एग्जांपल ली थी कि अगर पंखा स्टॉप हो तो उस टाइम उसके तीनों पर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जब पंखे को चलाया जाए तो से स्लो मोशन में जैसे धीरे धीरे वो चलना शुरू हुआ, तो तब उसके पर भी हमें दिखाई देते हैं चलते चलते। पर थोड़ी देर बाद जब वो पूरा फास्ट हो जाएगा तब हम उसके परों की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई पर कहाँ पे है। तो बिल्कुल वैसे ही बेंजीन रिंग में भी हम पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं
यहां पर हम बता सकते हैं कि दिस पाई बॉन्ड इज बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, पर उसके बाद यहां पर हम नहीं बता पाएंगे कि कोई जो पाई बॉन्ड था वो किन दो कार्बन एटम्स के बीच है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल दी कार्बन एटम्स, ये चीज होगी। अब आपको ये तो पता है पंखा कब घूमने लगता है, जब हम उसका स्विच ऑन करें। स्विच ऑन करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, तब पंखा चलेगा। तो जैसे मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हर एक चीज का रीजन है कोई। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव करने लगे, अब इनका क्या रीजन है, इनको कहां से कोई एनर्जी मिली या इंस्पिरेशन मिली कि ये इलेक्ट्रॉन घूमने लग पड़े। तो इसका भी कोई ना कोई रीजन है। तो सिंपल रीजन है, हम केमिस्ट्री में एक ही चीज स्टडी करते हैं कि एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स टेंड्स टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। जिस भी तरीके से एनर्जी कम हो, प्रोसेस उसी तरीके से ही चलता है। यहां पर आप देख सकते हो कि इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन कौन अट्रैक्ट करता है, सिर्फ दो कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी इन दो कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही इन दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी इन दोनों कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करेंगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड में यू कैन सी कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 ऑल दी 6 न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स आर अट्रैक्टिंग। तो दो कार्बन एटम ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि 6? तो नेचुरल बात है कि अट्रैक्शन ज्यादा होगी जब 6 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। और फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि जहां कहीं भी अट्रैक्शन में इंक्रीज हो तो एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। तो इस कारण इस जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे उसके कारण अट्रैक्शन इंक्रीज हुई, एनर्जी रिलीज हो गई, सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम हो गया या स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो इसीलिए अपने एनर्जी कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। तो जो भी काम होगा जिसमें भी एनर्जी डिक्रीज होगी वो प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करने लगे तो एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करने लगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर लोकेलाइज्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। यहां पर इनकी लोकेशन इन दोनों के बीच में है। और यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड में these are these are not having any fixed position. तो we can say कि these are delocalized in this region. तो रेजोनेंस को हम सिंपल वर्ड्स में भी ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप लिख भी सकते हो, रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डीलोकेलाइजेशन होगी क्यों? क्योंकि डीलोकेलाइजेशन होने के कारण एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कम होगी फिर तो डीलोकेलाइजेशन होगी ही होगी। अब डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगी या कब नहीं होगी, तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। यू कैन राइट डाउन कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कब होगी कब नहीं होगी, इसकी तीन कंडीशंस आप स्टडी करोगे। सबसे पहली कंडीशन है पाई पाई कंजुगेशन। पाई स्टैंड्स फॉर पाई बॉन्ड और कंजुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पेयर होना। जैसे यहां पर यू कैन सी एक पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर पाई बॉन्ड, पाई और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गए, तो दिस इज पाई पाई कंजुगेशन। तो जहां कहीं भी पाई पाई कंजुगेशन होगी तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेजोनेंस विल डेफिनेटली बी देयर। दूसरी कंडीशन है इसकी एन पाई कंजुगेशन। तो एन हेयर स्टैंड्स फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में लोन पेयर भी बोल देते हैं। तो एक एटम के ऊपर हो लोन पेयर, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड आ जाए और फिर पाई बॉन्ड आ जाए। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, दिस मॉलिक्यूल इज दैट ऑफ फिनोल।
यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है एक लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गए, तो दिस इज एन पाई कंजुगेशन। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। और तीसरी कंडीशन होगी पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, कि एक एटम के ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज, फिर आ जाए सिग्मा बॉन्ड और फिर आए पाई बॉन्ड। इसको आप स्टडी करोगे थोड़ी देर बाद जब आप माइनस आर इफेक्ट करोगे तब। तो अभी तक आपने देखा रेजोनेंस क्या चीज है। इट इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब होगी? जब भी इन तीनों में से एक कंडीशन कम से कम फुलफिल हो। क्यों होगी? क्योंकि डीलोकलाइजेशन होने से एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होता है। तो इसके साथ रेजोनेंस का तो काम खत्म होता है। इसके बाद हम आएंगे अपने जो इफेक्ट्स कर रहे हैं उसमें आएगा थर्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट की भी वैसे ही आप दो टाइप्स करोगे। पहली टाइप होगी इसकी प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। तो जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो टुवर्ड्स द कार्बन कार्बन चेन तो उसको आपने प्लस आई इफेक्ट बोला था। तो वैसे ही यहां पर अगर रेजोनेंस के कारण कार्बन कार्बन चेन की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो तो उसको आप बोलोगे प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं यूज करता हूं ये फिनोल वाली ही जो अभी हमने कंसिडर करी थी। तो इन केस ऑफ फिनोल यू कैन सी लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं तो देयर इज एन पाई कंजुगेशन। तो एन पाई कंजुगेशन है कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज फुलफिल्ड। तो रेजोनेंस तो डेफिनेटली होगी ही होगी। अब कैसे होगी? लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू ए लोन पेयर। कैसे? ऑक्सीजन वाला लोन पेयर जैसे ही नीचे मूव करेगा दैट इज इट विल कम इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। पहले लोन पेयर वाज एक्सक्लूसिवली ओवर ऑक्सीजन। जब ये बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के शेयर में चला गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और आपको ये भी पता है कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम, ये चार से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। ये लोन पेयर नीचे आया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने वाली सिचुएशन बनी नहीं हो सकती। तो ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर और इस पाई बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ दिस टॉप कार्बन। ये भी इसने गेन कर लिया। अगर दिस कार्बन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन तो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी की सिचुएशन वही रहेगी। यहां पर फिर आप देख सकते हो देयर इज एन पाई कंजुगेशन। तो जब तक कंजुगेशन रहेगी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती ही रहेगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इन बिटवीन द नेक्स्ट टू एटम्स और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चले जाएंगे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस से ही इलेक्ट्रॉन्स की जो है डीलोकलाइजेशन होती रहेगी। अब यहां पर आ जाएगा इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का जो इसको हमने जब इधर शिफ्ट किया तो दिस कार्बन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन तो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ये वाला पाई बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहा। फिर से एन पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस विल प्रोसीड फर्दर। ये वाला लोन पेयर जाएगा इन बिटवीन द नेक्स्ट टू कार्बन एटम्स और यहां से पाई बॉन्ड चला जाएगा अगले कार्बन एटम के ऊपर। तो क्या सिचुएशन बनेगी? अब यहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहां पर होगा लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज।
Again there is n pi conjugation, तो resonance will proceed further. Lone pair will change into a bond pair and bond pair will change into a lone pair. और हमारे पास लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर वापस मिल गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इस तरह से वन साइकिल जो है इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन का वो हुआ कंप्लीट। तो इन पांचों स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो बता रही हैं कि कैसे कैसे डीलोकलाइजेशन हो रही है या रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, and all these five structures they contribute towards the formation of resonance hybrid। ये जो साइन मैंने अभी डाला ये वाला इट मींस इक्वलेंट टू, कि these five structures are equivalent to यहां पे जो बनाने लगे हैं। अब देखो यहां पर है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, आगे हो गया डबल बॉन्ड, और सिंगल और डबल की एवरेज दैट विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड, जैसे हमने रेजोनेंस स्टडी करते टाइम बेंजीन में देखा था। तो यहां पर हम डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत बता सकते हैं। फिर यहां पर है डबल बॉन्ड और आगे सिंगल हो गया, यहां पर है सिंगल और आगे डबल, तो मतलब बिल्कुल पुराने तरीके से रिंग के अंदर ही एक डॉटेड लाइन से सर्कल सा बना देंगे, और मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई ओवर दी 6 कार्बन एटम्स ऑल्सो। ये ऑक्सीजन है न्यूट्रल, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो एवरेज हो गई इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन न्यूट्रल है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहां पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये वाली कार्बन न्यूट्रल है पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां भी नेगेटिव चार्ज और यहां भी नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया एवरेज ऑफ दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये चीज तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, तो इसलिए ये पांचों स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इसलिए इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और these are also known as canonical structures। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब ये वही कि इनसे ही हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो बनेगा। तो ये था हमारे पास प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, टुवर्ड्स द कार्बन कार्बन चेन, और अगर कार्बन कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली ये प्लस वाला इफेक्ट है, तो प्लस आर इफेक्ट हुआ। फिर आप लिखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, कि ये इस तरह से डीलोकलाइजेशन होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। तो सबसे पहले एक है बेंजीन रिंग, ये तो एक ऑर्डिनरी बेंजीन रिंग हो, अगर मैं यहां पे बना देता हूं, ये ऑर्डिनरी बेंजीन रिंग है। अब इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब कोई भी पॉजिटिव आयन से, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई पॉजिटिव आयन है, उसने अटैक करना है, तो आप सोचो कि इस रिंग के ऊपर ज्यादा फास्ट अटैक करेगा कि इस रिंग के ऊपर। तो आपको पता है बेसिकली कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नो डाउट दोनों रिंग्स के ऊपर है, पर यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब इस रिंग, ये वाली जो रिंग है दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिंग के ऊपर ज्यादा रेडिली अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस। मतलब
कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन दिस रिंग बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और मोर रिएक्टिव होने को हम कहते हैं एक्टिवेट होना। तो इसकी पहली कॉन्सिक्वेंस आप लिख लो, नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो ये हुई फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड बात, अब इलेक्ट्रोफाइल ने अगर इसी रिंग के ऊपर अटैक करना है तो कैसे करेगा, कहां पे जाएगा? अगर यही रिंग हो बस, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा कि यहां पे कि यहां पे। तो आपको यह भी पता होगा कि जिस भी कार्बन एटम के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसके नेक्स्ट साथ वाली दोनों को हम ऑर्थो कार्बन कहते हैं, उसके अगली दोनों को मेटा और बिल्कुल ऑपोजिट को पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल है जो वो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा कि मेटा पोजीशंस पे कि पैरा पे। और यहां पर भी सिंपल बात, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जहां जहां पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक दोज प्लेसेस मोर रेडिली। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे, दोनों जगह पे अटैक हो सकता है, पर मेटा पे बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस होगी ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये जो OH ग्रुप है इसी के कारण ही इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और थर्ड कॉन्सिक्वेंस, सबसे पहले वही बात रेजोनेंस वाली कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। पहले लोन पेयर को कौन अट्रैक्ट करता था? सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। पाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता था? सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस। पर अब कौन अट्रैक्ट कर रहा है? यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देखो, एक ऑक्सीजन और 6 कार्बन एटम के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले 1 या 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते थे, अब 7 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन इंक्रीज हुई, और जहां कहीं भी अट्रैक्शन इंक्रीज हो एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज हो गई तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट डिक्रीज हुआ, तो इसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल इंक्रीज। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस की आप लिख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस। तो ये हुई 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ +R और +M इफेक्ट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम में, जो 12th का एग्जाम होगा या शायद 11th में भी थोड़ी सी बनाने की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन पेपर पे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। एक तो मैंने आपको करवाई है अभी फिनोल में, और नेक्स्ट है ये एनिलीन कहा जाता है इस कंपाउंड को। यहां पर भी एन पाई कंजुगेशन है, तो बिल्कुल फिनोल के जैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। और एक और दैट इज ऑफ क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन लगा हो तो यहां पर भी एन पाई कंजुगेशन है, तो बिल्कुल वैसे ही +R या +M इफेक्ट होगा। क्लियर? तो इसके बाद हम करेंगे दूसरी टाइप का इफेक्ट, दैट इज -R और -M इफेक्ट। माइनस आपको पता है आप कब यूज करते हो? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन चेन से बाहर की तरफ को जाए। तो -R या -M इफेक्ट ये स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, ये चीज, तो पाई पाई कंजुगेशन है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज फुलफिल्ड। अब रेजोनेंस इसमें होगी कैसे? आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन।
तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड ओवर ऑक्सीजन ओनली, दूसरी तरफ को तो डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर होंगे ही नहीं। तो क्या सिचुएशन बनेगी? पहले देयर वाज डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, एक है ऑक्सीजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी गेन किया, इस कारण ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन वैसे ही कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, पर जब इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज फिर बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां से जो इस कार्बन का एक वीक सा पाई बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड में वन इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ दिस कार्बन, अगर इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो हेयर यू कैन सी नाउ कि पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, अब हुई पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, जो आपने थर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस में स्टडी की थी, थर्ड कंडीशन थी ये। तो अब फिर रेजोनेंस प्रोसीड करेगी, पॉजिटिव चार्ज जो है ये आगे नेगेटिवली चार्ज लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, और इस बॉन्ड में वन इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ दिस बॉटम कार्बन, ये अगर ऊपर चला गया तो इस कार्बन का लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से यू कैन सी देयर इज पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, तो रेजोनेंस विल प्रोसीड फर्दर, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन नेक्स्ट कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। तो अब सिचुएशन बनेगी हमारे पास ये, यहां पर है एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा यहां पर, here there will be positive charge। अब फिर से पॉजिटिव पाई कंजुगेशन है, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, जैसे ही ये इधर आए तो कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा हो गया, पर ऊपर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन जिसके ऊपर पहले ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां से एक लोन पेयर को अपनी तरफ को ट्रांसफर करवा लेगी, तो यहां पर फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से वन साइकिल ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म होता है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होते रहते हैं। तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? तो यहां पर ये वाला स्केलेटन इतना तो सभी पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कॉमन है, पर यहां पर आप देखोगे इधर है डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर सिंगल हो गया, तो इसका मतलब देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर है कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड और आगे फिर डबल हो गया, तो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन में भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और रिंग के अंदर तो आपको पता ही है पुराने वाली सिचुएशन की, एक डॉटेड जैसे सर्कल बनाओगे आप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऑक्सीजन है न्यूट्रल, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव। ये कार्बन न्यूट्रल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी ऑर्थो पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके बाद आप लिखोगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ -R और -M इफेक्ट।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। नंबर 1, सबसे पहले इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता है? एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, एक ऑक्सीजन का, सिर्फ दो। यहां पे भी पाई बॉन्ड को सिर्फ 2 कार्बन के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं। और अब रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देखो अगर, तो यहां पर एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और 6 रिंग वाले कार्बन, 8 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करेंगे। तो 2 न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि 8? तो वी कैन से कि 8 न्यूक्लियाई जो हैं वो तो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रांगली ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हुई तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सिस्टम ने अगर एनर्जी रिलीज की तो इसका एनर्जी कंटेंट थोड़ा कम हो गया या स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई। तो नंबर 1 फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस। तो ये वाला इफेक्ट इसका प्लस आर इफेक्ट वाला ही है, बिल्कुल सेम है। अब दूसरा पॉइंट, उसके लिए अगर मैं यहां पर एक और ऑर्डिनरी बेंजीन रिंग ड्रॉ करूं, ये चीज, अब किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो इन दोनों में से वो किस रिंग के ऊपर जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर ज्यादा जाएगा कि इस रिंग के ऊपर ज्यादा जाएगा? तो यहां पर आपको ये भी पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर इधर को जाएगा तो रिपल्शन होगी इसको, तो इधर को जाएगा तो नो डाउट कोई रिपल्शन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डीलोकेलाइज्ड, उसकी तरफ को ये अट्रैक्शन ही एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर ज्यादा अटैक करेगा, यहां पर इस बेंजीन रिंग के ऊपर इसके अटैक करने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो दिस रिंग विल बिकम लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और लेस रिएक्टिव होने को हम कहेंगे डीएक्टिवेट होना। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंस आप लिख सकते हो, डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो ये वाली रिंग जो है ये डीएक्टिवेट हो गई, थोड़ी कम एक्टिवेट हुई। अब अगर सिर्फ यही रिंग ही हो, इसी रिंग के ऊपर अटैक करना हो इलेक्ट्रोफाइल ने, तो ये कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशंस पे, मेटा पोजीशंस पे कि पैरा पे? तो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। जाएगा अगर तो मेटा पे ही जाएगा। मेटा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, इसलिए जाने के चांसेस कम है, रिएक्टिविटी इस रिंग की कम है। पर अगर जाए ये वाला इलेक्ट्रोफाइल तो सिर्फ मेटा पे ही जाएगा। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस आप लिख सकते हो, मेटा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस। मेटा पे क्यों जाएगा? क्योंकि ऊपर नाइट्रो ग्रुप बैठा है जो उसने मेटा पर जाने को कहा इसको। मेटा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप डायरेक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को टुवर्ड्स मेटा पोजीशन। तो ये हो गई आपकी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। फिर इसके बाद इसकी और एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनको आगे केमिस्ट्री में यूज भी करोगे। जैसे है ये बेंजल्डिहाइड, तो इसमें भी माइनस आर इफेक्ट होकर कार्बन कार्बन चेन से बाहर को इलेक्ट्रॉन जाएंगे। या एक है ये वाला बेंजोनाइट्राइल, तो यहां पर भी माइनस आर इफेक्ट ही होगा। तो ये खुद ट्राई करना, अपने अपनी कॉपी पे इनको बनाने की प्रैक्टिस करना, तभी आप रेजोनेंस इफेक्ट की प्रॉपर मास्टरी कर पाओगे। तो with the help of these examples we have finished the resonance effect also। तो अभी तक हमारे 3 इफेक्ट जो हैं वो पूरे हो चुके, और अब लास्ट 4th इफेक्ट आता है, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है? कंजुगेशन आप स्टडी किया है आपने कि जब कंडीशंस फॉर रेजोनेंस फुलफिल होंगी तब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम कहते हैं कंजुगेशन और रेजोनेंस। अब करेंगे आप
कि जब कंडीशंस फॉर रेजोनेंस कोई फुलफिल ना हो पर फिर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो दैट विल बी समथिंग एक्सेसिव, तो उसको आप कहोगे हाइपर कंजुगेशन। तो ये इसके बाद हम अब स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन की। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम 4 इफ़ेक्ट्स करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हाइपर कंजुगेशन मैंने आपको बताया था कि हाइपर का मतलब है समथिंग एक्सेसिव। तो कंजुगेशन आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते थे, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस या कंजुगेशन। तो जब कंडीशंस फॉर रेजोनेंस फुलफिल ना हो पर डीलोकलाइजेशन फिर भी हो जाए तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल लेकर मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। तो हेयर वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। तो मैं उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो इस तरह से है प्रोपीन। टू दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग CH3 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड। तो ये मिथाइल ग्रुप नीचे को इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन भी शो करूं तो ये इधर को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इस कारण इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जैसी चीज आएगी तो ये आगे जो है पाई इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेगा। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे इजीली। तो हमारे पास क्या अरेंजमेंट बनेगी नेक्स्ट। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हमने अगर इधर शिफ्ट किया तो दिस कार्बन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इस कारण इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाली कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये नेचुरल बात है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। तो इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर ये देखेगी कि जो हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड्स हैं वहां से एक इलेक्ट्रॉन ये इस साइड को कर देगी शिफ्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था उसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो कंपनसेट हो गई। पर इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था, जब उसको भी नीचे शिफ्ट कर दिया तो दिस हाइड्रोजन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। बाकी के दोनों हाइड्रोजन अभी तक वैसे ही पड़े हैं। अब जब एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो जो यहाँ पर आप देखो तो तीनों के तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो बाकी के दोनों क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए बारी बारी हमें इन तीनों बॉन्ड्स की क्लीवेज जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर लेंगे। तो दैट इज द जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी दैट विल अपीयर लाइक दिस। यहाँ पर होगा बॉन्ड और नेक्स्ट कार्बन जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड नहीं होगा। तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। फिर उसके अगली स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, तो उसको हम बना सकते हैं ऐसे।
तो इस तरह से बारी बारी करके तीनों के तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे उनको हमने ब्रेक करके जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसी चीज़ है वो बना ली है। अब फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे और लोन पेयर वापस इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में आकर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से वापस द फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन्ड। अब इन चारों स्ट्रक्चर्स की एवरेज जो होगी उसमें कैसी सिचुएशन होगी कि यहाँ पर है डबल बॉन्ड, आगे सिंगल हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, आगे डबल हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन है उसके तीनों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स हैं ये तीनों बॉन्ड्स ही हम पार्शियल बॉन्ड्स बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं दोबारा इनको मिटाकर फिर बनाऊंगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक स्ट्रक्चर को मैंने वैसे ही रहने दिया क्योंकि इसको भी हमने यूज करके कोई टर्म एक्सप्लेन करनी है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा दैट विल अपीयर लाइक दिस। ये स्केलेटन तो सभी स्ट्रक्चर्स में कॉमन था, इतना कर इसको ऐसे ही बना लिया। फिर यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड था, आगे सिंगल हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी बात की थी हमने, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा और यहाँ पर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स के साथ वीक या पार्शियल बॉन्ड्स ही होंगे। इस तरह से पहली स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन्स तीनों न्यूट्रल हैं और बाकी की तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इनके ऊपर बारी बारी पॉजिटिव चार्ज आया था, इसलिए तीनों हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये वाली जो कार्बन पहली न्यूट्रल थी, फिर इसके बाद बाकी की तीनों स्ट्रक्चर्स में इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी जो इस तरह से हमने डीलोकलाइजेशन करी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नो कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज फुलफिल्ड। जो आपको मैंने तीन कंडीशंस फॉर रेजोनेंस बताई थी, एक थी पाई पाई कंजुगेशन, फिर थी एन पाई कंजुगेशन और फिर थी पॉजिटिव पाई कंजुगेशन। यहाँ पर कोई किसी किस्म की कंजुगेशन नहीं है पर फिर भी डीलोकलाइजेशन हो गई, इसीलिए ही इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में यहाँ पर देखो आप कि जो ये वाला बॉन्ड है दैट इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और कम होती है। यहाँ इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 1, डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो जिस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस लिखोगे आप, लिख लो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें भी जैसे हमने रेजोनेंस में किए थे 3 पॉइंट्स ही होंगे। नंबर 1, सबसे पहले इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता है? सिर्फ 2 कार्बन के न्यूक्लियाई। यहां पर कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है? 1 2 3 कार्बन के न्यूक्लियाई और 3 3 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई। तो नेचुरल बात है कि अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सिस्टम ने अगर एनर्जी रिलीज कर दी तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, इस कारण स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल इंक्रीज। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस आप लिखोगे
stability of the compound increases. फिर इसके बाद आप देखोगे कि ये वाला बॉन्ड है दैट इज एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, और इस बॉन्ड में यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ये भी आपको पता है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम होती है, तो इस कारण क्या होगा कि इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, shortening of carbon-carbon double bond, shortening of carbon-carbon bond adjacent to double bond। तो डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट है बॉन्ड उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद एक और चीज, जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट, जिसको मैंने ये स्टार लगाकर शो किया है, दैट इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन, और एलिलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे दोज विल बी कॉल्ड एलिलिक हाइड्रोजन्स। यहां पर आप देखोगे रेजोनेंस हाइब्रिड में एलिलिक हाइड्रोजन्स विल बी हेल्ड बाय वीक और पार्शियल बॉन्ड्स। ये वीक बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड है, तो अगर हम चाहें कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगाना, तो ये इस एलिलिक पोजीशन में सबसे इजीली होगा। यहां पर तो फुल फ्लेज्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, पर ये जो पार्शियल बॉन्ड्स के साथ हेल्ड हैं हाइड्रोजन, इनको ब्रेक करना इजी होगा। तो इसलिए एलिलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स बड़ी इजीली लगा सकते हैं। तो आप थर्ड कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हो, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन is facilitated, facilitated मतलब encouraged, मतलब जो easy हो गई कि एलिलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा इजीली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया हाइपर कंजुगेशन में तीन बातें हुई। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज हो गई, दूसरी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड दैट वाज एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, छोटा हो गया बॉन्ड थोड़ा, और एलिलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे थे उनके बॉन्ड्स हो गए थोड़े वीक, दे कैन बी इजीली रिप्लेस्ड। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट हाइपर कंजुगेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। With the help of hyperconjugation, relative stabilities of different alkenes can be compared। तो यही चीज आपने रेजोनेंस में भी स्टडी की थी कि जितनी ज्यादा हों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जैसे ये देखो इथिलीन, इसमें कोई एलिलिक कार्बन ही नहीं है तो कोई हाइपर कंजुगेशन होने का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस यही होगी जो एक हमें दिखाई दे रही है। ये है प्रोपीन जिसकी हमने अभी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी। इसमें देखो एलिलिक कार्बन है एक, इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, इन तीनों के बॉन्ड्स बारी बारी ब्रेक होंगे, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इस CH3 ग्रुप के कारण, और एक ये खुद है, तो इसलिए टोटल हो गई यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और फिर इसके बाद ये आएगा ब्यूटीन, ब्यूटूइन रादर। यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके कारण बनेगी, 3 इसके कारण, 6, और एक ये खुद, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली जो एल्कीन है दैट विल बी मोर स्टेबल देन इथिलीन जिसका सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाली ब्यूटूइन
ये ज्यादा स्टेबल होगी प्रोपीन से, जिसकी सिर्फ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर हम फर्दर देखें कोई एग्जांपल, जैसे जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर दें, यहां पर आप देखोगे 3 स्ट्रक्चर्स बनेगी इस एलिलिक कार्बन के कारण, 3 स्ट्रक्चर्स इसके कारण, 3 स्ट्रक्चर्स इसके कारण, टोटल हुई 9 और एक ये खुद, तो दैट इज देयर विल बी 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 7 से ज्यादा हैं, इसलिए ये वाला एल्कीन जो होगा ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। और लास्ट केस बचेगा जब हम एक ही हाइड्रोजन बचा था डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, उसको भी सब्स्टिट्यूट करके कोई मिथाइल ग्रुप लगा दें। तो अब आप देख सकते हो 3 स्ट्रक्चर्स बनेगी इसके कारण, 3 इसके कारण 6, 3 इसके कारण 9 और 3 इसके कारण 12 और एक ये खुद है, तो इसका मतलब टोटल हुई 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे ज्यादा हैं, इसलिए ये वाला एल्कीन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये पूरा ऑर्डर बनाने के बाद अब आप देखो अगर, तो जितनी ज्यादा हम सब्स्टिट्यूशन करें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर, तो उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती जा रही है। तो हम इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एन एल्कीन, more substituted an alkene, more stable it is। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगाओगे आप डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये था हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरीके से आपके जो 4 इफेक्ट्स थे वो चारों कवर हो गए। सबसे पहले आपने स्टडी किया इंडक्टिव इफेक्ट, उसको अप्लाई करके आपने कार्बोकेटायंस, कार्बेनाइंस एंड फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट को हमने डिटेल में स्टडी किया, और लास्ट जो है ये था हाइपर कंजुगेशन। तो ये चारों इफेक्ट करने के बाद, इसके बाद हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही स्टडी करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो अब आप इसके बाद कर सकते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी में आप करोगे 4 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिनमें से 3 की स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बेनायंस एंड फ्री रेडिकल्स एक्सप्लेन करी थी। तो अभी आप उनके सिर्फ नंबर्स लिख लो। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंडर नंबर 1 कार्बोकेटायंस, नंबर 2 कार्बेनायंस, नंबर 3 फ्री रेडिकल्स और नंबर 4 कार्बीन्स। तो 4th टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं कार्बीन्स। जो पहले आपने 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टडी किए वो तो बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होते हैं, पर ये कार्बीन्स आप यूज करोगे सिर्फ एक रिएक्शन में, जिसको आप पढ़ोगे हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी, हेलो एरीन्स में, सॉरी पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में, और फिर या फिनोल की आगे पढ़ोगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज में, रीमर टीमन रिएक्शन। ये जो कार्बीन्स हैं सिर्फ एक रिएक्शन में यूज होते हैं, पर हमारे लिए ये इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कंपटीशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो व्हाट आर कार्बीन्स? यू कैन राइट डाउन द न्यूट्रल स्पीशीज having an unshared electron pair on carbon atom are called carbenes. Neutral species और unshared electron pair on carbon atom। अगर हम सिंपल वे में मीथेन का फॉर्मूला लिखें तो मीथेन विल बी दिस, CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं,
यहाँ पे आप देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। यहां से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें अलोंग विद इट्स वन इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया ना लूज किया, ये रहेगी न्यूट्रल। फिर यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन को भी हम बिल्कुल वैसे ही रिमूव कर दें कि हाइड्रोजन चला जाए, टेकिंग अवे विद इटसेल्फ द इट्स इलेक्ट्रॉन। ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो फिर कार्बन न्यूट्रल रह गया। अब कार्बन के ऊपर दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिस भी एटम के ऊपर अगर कार्बन के ऊपर आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स जिसको उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ, तो उसको हम कहेंगे कार्बीन। अब एक कार्बन वाला है तो इट विल बी कॉल्ड मिथाइल कार्बीन। और जो कार्बीन हम यूज करते हैं इन रीमर टीमन रिएक्शन वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो वो कैसे बनता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। क्लोरोफॉर्म होती है ये CHCl3, दिस थिंग। इसमें अगर हम एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस डालें लाइक KOH अल्कोहलिक, अल्कोहल में डिजोल्व करके KOH को, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता है। ये इतना स्ट्रांगली बेसिक होगा कि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से HCl एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्लोरीन जब भी जाएगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ लेकर जाएगी, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। यहां से कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो यहां से फिर H पॉजिटिव जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पीछे ही छोड़ जाएगी। तो कार्बन ने एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नो नेट लॉस और गेन, इसलिए कार्बन रह जाएगी न्यूट्रल, पर उसके ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा इसके ऊपर, इसमें एक बॉन्ड था कार्बन का, एक बॉन्ड था हाइड्रोजन का। ये मैंने कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया, न्यूट्रल है और एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, इसलिए ये है कार्बीन। तो इट इज कॉल्ड डाई क्लोरो कार्बीन। प्लस बनेगा HCl और KOH आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद जो कार्बीन्स हम स्टडी करते हैं ये भी होती हैं दो टाइप्स की, तो यू कैन राइट डाउन टाइप्स ऑफ कार्बीन्स। इसमें सबसे पहली टाइप है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो द कार्बन एटम is sp2 hybridized two hybrid orbitals are involved in bond formation with 1s orbitals of hydrogen, while the third hybrid orbital contains a pair of electrons with opposite spin। क्योंकि ये आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि एक ऑर्बिटल में अगर एक से ज्यादा यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो दे विल बी हैविंग ऑपोजिट स्पिन, तो एक स्पिन अप और दूसरे की स्पिन डाउन। while the fourth p orbital remains unhybridized, तो unhybridized p orbital जो होगा that will lie above and below the plane containing these two atoms and the lone pair वाला orbital। इस तरह की शेप होगी उसकी।
सिंगलेट कार्बीन की। तो कैसी शेप है, एक्चुअली आपने वाटर की शेप भी कभी करी थी, तो उसी तरह से ही इसकी बेंट और एंगुलर शेप है। वाइल डिस्कसिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल we do not consider the lone pairs or the vacant orbitals, we consider only the positions of the atoms। और यहाँ पर एटम्स की पोजीशन बनती है बेंट और एंगुलर, जैसे वाटर की होती है, यहाँ पर वाटर में O और इधर दो H होते हैं, तो दिस इज बेंट और एंगुलर शेप, और एक ऊपर पड़ा है लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, इस तरीके से। तो ये हुई सिंगलेट कार्बीन। इसके बाद आप स्टडी करोगे दूसरी टाइप की कार्बीन, दैट इज ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, तो इसमें आप लिख सकते हो द कार्बन एटम इज sp hybridized and the two hybrid orbitals are involved in bond formation with the two hydrogen atoms। sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो लीनियर शेप होती है, फुल स्टॉप। the two unhybridized p orbitals carry one electron each with opposite spin। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं इस तरीके से। ये है, सपोज कर लो पी वाई, और पी जेड जो तीसरा p ऑर्बिटल है वो एज सच ही पड़ा रहेगा। इन दोनों ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी स्पिन होगी सेम। सिंगलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट थी, ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम है। ये आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में, कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू हैव सेम स्पिन एज फार एज पॉसिबल। जब तक पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम रहनी चाहिए। अब इन दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की एनर्जी है बिल्कुल बराबर, इसलिए अगर एनर्जी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में अगर चले जाएं तब इनकी स्पिन ऑपोजिट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हंड्स रूल कहता है कि इनकी स्पिन सेम रखनी है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ही डालेंगे। तो इस तरह से होगा सिंगलेट कार्बीन। और इसमें आप देख सकते हो एटम्स की पोजीशन कैसे है, एटम्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर वे। तो इसलिए वी कैन से कि ट्रिपलेट कार्बीन हैज लीनियर शेप। अब लास्ट चीज बचती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स। तो मैं यहां पर एक बार फिर सिंगलेट कार्बीन भी साथ में बना देता हूं। यहां पर था हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, और एक था अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो यहां पर आप देखोगे इन सिंगलेट कार्बीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो देयर विल बी समवट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने का कोई इतना चांस नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए इसमें रिपल्शन कम है तो एनर्जी थोड़ी कम है, यहां पर रिपल्शंस थोड़ी ज्यादा हैं तो एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली कम होगी। तो इसलिए वी कैन से कि सिंगलेट कार्बीन इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। तो इसके साथ हमारा ये
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या स्टडी किया, हमने 4 इफेक्ट स्टडी कर लिए, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, और फिर हाइपर कंजुगेशन। और चारों हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी स्टडी कर लिए, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स। तो इसके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला है काम वो थोड़ा ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन।